नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बहुत धन्यवाद। आज का हमारा ये जो साहित्य आज तक का सत्र है, भाषा और साहित्य क्षेत्रीय सवाल, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी भाषा को हमारा साहित्य समृद्ध करता है और क्षेत्रीय साहित्य जब हमारे देश भर में टहलता है, घूमता है, विचरण करता है, तो वो देश के अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों, भाषाओं को पूरे देश तक पहुंचाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास सर, भरनौट सर और उर्मिला श्रीश मैम का आप स्वागत कीजिए। वरिष्ठ साहित्यकार, सभी ऐसे हस्ताक्षर कि जिनको सुनना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है और आप सभी के साथ मंच साझा करने योग्य तो सर मैं मैम नहीं हूं, आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन मुझे अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है तो आज मैं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहूंगा। क्षेत्रीय सवाल मैम आखिर क्यों उठते हैं जब भाषा और साहित्य की हम बात करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पिछली बार का सेशन मुझे याद है, लेकिन अभी सचमुच आपने सरप्राइज दिया। आप सभी को नमस्कार। और पहला सेशन से अभी हम उभरे ही नहीं है, वहीं घूम रहे हैं, वहीं विचरण कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र का सवाल इसलिए उठता है कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश से। तो हिंदी सारे देश में, दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और उसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। सारे दुनिया में पढ़ते हैं हम लोग, पाठक भी बहुत हैं। लेकिन जहाँ क्षेत्रीयता की बात आती है तो उसकी जो उपबोलियां हैं, बुंदेली है, बघेलखंडी है, ब्रज भाषा है, भील भाषा है, निमाड़ी है, ये तमाम तरह की जो बोलियां हैं या जिन्हें हम उपभाषाएं बोलते हैं, उनके साहित्य को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि उनके पाठक नहीं हैं, उनका साहित्य बहुत कम है, वो पाठ्यक्रम में भी बहुत कम पढ़ाई जाती हैं। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, लोक कला और तमाम तरह की जो चीजें हैं जिससे भारत जाना जाता है, वो इन बोलियों में समाहित है। तो इनकी जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। लोक से ही सारी चीजें आती हैं, लोक जीवन से सारी चीजें आती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, जैसे आदिवासी समाज जो भील है, दूसरी कोरकू जो भाषा बोली जाती है, पूरे आदिवासी समाज को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को इन भाषाओं के माध्यम से, तो इनका पूरी तरह से आना, लिखा जाना, साहित्य का होना और उसको पाठ्यक्रम में समाहित करना और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक बात मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात यह है कि आदिवासी लोक कला परिषद है, जिसने इन आदिवासी क्षेत्र में या बुंदेली के लिए या बघेलखंडी के लिए काफी काम किया है। लेकिन लगता है कि नई पीढ़ी तक उस काम को पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बार बार हम क्षेत्रीयता के सवाल को उठाते हैं, उस पर चिंता करते हैं, उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। बहुत सुंदर मैम। हनोर सर, आप की लेखनी से हमें पहाड़ों की सुंदरता तो पता चलती है, लेकिन हमें वो कष्ट, वो कठिनाई जो वहां के लोगों के जीवन में है वो भी पता चलती है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि उस सिर्फ सुंदरता के अलावा वहां के कष्ट, वहां की तकलीफें, वहां की परेशानियां, वहां की आकांक्षाएं, वहां के सपने देश तक पहुंचते हैं और हमारे साहित्य के साथ साथ हमें उस प्रदेश के लिए, उन लोगों के लिए भी संवेदनशील बनाते हैं? क्या साहित्य ये असर डाल पा रहा है, भाषा ये प्रभाव डाल पा रही है सर? सबसे पहले तो मैं आज तक मंच का बहुत आभारी हूँ
और आपको बहुत अरसे से सुनते रहे, लेकिन मुलाकात आज हो रही है। बहुत इतनी धन्यवाद। प्यारी आवाज़ है आपकी, जैसा मेम साहब ने बोला। तो क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो निस्संदेह जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनकी समस्याएं मैदानों से अलग रहती हैं, अलग होती हैं। वहाँ बहुत लेखक हैं, लेकिन हमारे साथ क्योंकि वहाँ हिंदी प्रचलन में है, लेकिन जो लोक बोलियाँ हैं हमारी, तो कम से कम 30 लोक बोलियाँ हिमाचल प्रदेश की थी, जिनमें से मुश्किल से आज जो प्रचलन में है वो 6-7 बोलियाँ रही होगी, बाकी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और वैसे कहावत भी है कि एक कोस में बोली बदल जाती है। तो आप हिमाचल प्रदेश पहाड़ी रियासतों से बना हुआ है, जो राजा महाराजा होते थे तो उनकी अलग अलग बोलियां थी और अलग अलग लिपियां थी। जैसे आप ब्रह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, जो शिलालेख वहाँ मिले हैं वो इन्हीं लिपियों में हैं। और थोड़ा सा प्रयास सरकार करती रहती है, भाषा विभाग करती रहती है कि वो बोलियां बचे, लेकिन फिर भी उस तरह का वो प्रयास नहीं हो रहा है। और जहाँ तक पहाड़ों के जो दर्द है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य के माध्यम से वो बाहर तक जाएं और पहुँचे भी हैं, क्योंकि जो पहाड़ की जो समस्या हैं, जो क्षेत्रीय समस्या हैं, वो थोड़ी अलग हटके हैं। जैसे आप विमर्शों की बात करेंगे तो स्त्री विमर्श या जो साहित्य में पहले आया अब भी है, और दलित विमर्श हैं। तो जब आप उन विमर्शों को जो महानगरों के विमर्श हैं, जो महानगरों की स्त्रियां हैं, जो महानगरों के दलित हैं, अगर पहाड़ों के संदर्भ में आप देखेंगे तो वो विमर्श वहाँ नहीं चलते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहाड़ों की स्त्रियों के जो संघर्ष है वो बहुत ही बड़े संघर्ष हैं उनके। और वो खेती बाड़ी वो करती हैं, और सुबह से शाम तक उन्हें ये मतलब अपने लिए तो समय नहीं निकाल पा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी गांव बचे हुए हैं, हालांकि पलायन बहुत हो रहा है। दूसरी दलित समस्या है, क्योंकि जो आप महानगरों में दलित समस्या देखेंगे वो पहाड़ों में वो उससे वो दिखती नहीं है, सामने नहीं दिखेगी, लेकिन वो भयावह समस्या है, वो भयावह, क्योंकि वहाँ कम से कम कई दलित जातियां हैं वहाँ पे, और जो दलित जातियां हैं वो साहित्य में उस तरह नहीं आ पाती हो। और जब हम दलित की बात करते हैं तो 1 या 2 जातियां ही लगता है कि यही होगी और नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं, और उन जातियों में भी वो भेदभाव रहता है। तो हालांकि वो उसमें आती हैं चीजें, सारी साहित्य में आती हैं, तो लेकिन वो बाहर तक नहीं पहुंचती। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारा है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए कितना अरसा हो गया है, और हम लड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हमारी जो पहाड़ी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में आए, और कम से कम हमारे पास एक उस बहाने हम लोक बोलियों को तो कम से कम बचा सकें। क्योंकि वहाँ जो हिंदी के लेखक हैं उनमें बहुत से ऐसे लेखक भी हैं कि जो पहाड़ी में लिख रहे हैं, उनकी किताबें आ रही हैं, आकाशवाणी से कई कार्यक्रम मंड्याली, चंब्याली, और आप देख ही रहे हैं कि उसमें आते रहते हैं। लेकिन उस जो पहाड़ी साहित्य है, हालांकि वो छुटपुट प्रयास होते रहते हैं, लेकिन उनका उस प्रयास को अगर हम सफल करना चाहें तो वो लोक बोलियों में, जो क्योंकि पहाड़ी भाषा में अलग अलग बोलियां हैं, तो जैसे मासूई है, हमारे पास हंडूरी है, चंब्याली है, उनमें बहुत लेखक लिख रहे हैं। लेकिन वो वही है कि मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, और वो बाहर तक वो चीजें नहीं जा रही है। जबकि महत्वपूर्ण है कि वो लोक बोलियां बचनी चाहिए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ही हमारा जो क्षेत्रीय प्रश्न की आप बात करते हैं, तो मैं अगले राउंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, जो जनजातीय क्षेत्र है हमारे, कि वहाँ एक जो जनजाति है उसकी अस्मिता का संकट, मतलब अगर साहित्य के प्रश्न भी हम देखें तो कैसे हैं, वो अगले राउंड में थोड़ा सा। सर, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि एक साहित्यकार कितना संवेदनशील होता है। आप अपने प्रदेश को लेकर, अपने प्रदेश की बोलियों को लेकर, वहाँ की संस्कृति को लेकर, वहाँ के लोगों के कष्टों को लेकर
आपकी आपकी आवाज में वो कष्ट नजर आ रहा था। ये दोस्तों एक साहित्यकार की पीड़ा होती है, और ये एक साहित्यकार जब लिखता है, जब बोलता है, तो वो महसूस हम लोग करते हैं। झा सर, आपने अपनी नमस्कार। नमस्कार। साहित्य साधना में, साहित्य सृजन में और साहित्य सेवा में जी क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको सर, क्योंकि सवाल उठाने का काम भी आपने किया, तो आपकी भूमिका दोहरी हो जाती है। जी क्या आपको महसूस हुआ सर कि ये जो प्रश्न हैं, क्षेत्रीय प्रश्न हैं, जी इन प्रश्नों पर गंभीरता से कभी विचार ही नहीं किया गया, कभी इस तरह की चर्चा ही नहीं हुई, कभी मध्य प्रदेश में जिस परिषद का उल्लेख उर्मिला मैम ने किया, उस तरह से देश भर में हमने प्रयास ही नहीं किया। हम सिर्फ हमारी सभ्यता, संस्कृति, वो नाच गाने, क्षमा के साथ माफ कीजिएगा मेरी बात मैम अगर जरा से भी बुरी लगे, तो झा सर हम उसी तक सीमित करते रहे, और हरनोट सर ने का जो दर्द है वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाया हो सर। पहले तो आपके इस मंच को, इस आयोजन को मैं नमस्कार करता हूं। सर आप तीनों के यहाँ आने से हमारे इस मंच की शोभा बढ़ी है, और हम आप तीनों के बहुत आभारी हैं शुक्रिया, कि शुक्रिया। आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर आए और आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ाया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी उर्मिला मैम ने कही, फिर विस्तार दिया हमारे हरनोट भाई साहब ने, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर संसार से, इस सृष्टि से मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो 4 महीने के अंदर में मनुष्य का अस्तित्व धरती पर नहीं रहेगा। मेरा मानना है, इसका उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि अगर क्षेत्रीय भाषाएं, लोक बोलियां, जिसका जिक्र अभी आदिवासी जनजाति की बोलियों, भाषाओं को लेकर आदरणीय उर्मिला जी ने की, हमारे हरनोट भाई साहब ने की, तो मैं ये मानता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व अगर लुप्त होगा, वो मधुमक्खियां हैं, वह अगर लुप्त हो जाएंगी, साहित्य लुप्त हो जाएगा, संसार का साहित्य लुप्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं उर्मिला जी, हरनोट भाई साहब और आप सब, हम सब सोचें कि ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये जो क्षेत्रीय सवाल और मुद्दे हैं, वो क्या है? वो धूल में लिपटे हुए झिलमिल तारे हैं। वो दिखते हैं धूसर, और वो कहते हैं कि हमको साहित्य के आकाश में टांक दो, हम सितारों की तरह झिलमिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार से हूं, और आप सब ने रेणु जी का साहित्य पढ़ा होगा, फणीश्वर नाथ रेणु का। बाबा नागार्जुन की रचनाएं, उपन्यास से लेकर कविताएं तक आपने पढ़ी हैं। राजकमल चौधरी जी की कृतियां पढ़ी हैं, कविता से लेकर के मछली मरी हुई जैसे क्लासिक नॉवल। मैं उसमें देखता हूं, उसको जब गहनता से आप पढ़ेंगे, ये तीनों मिथिला क्षेत्र से हैं। ठीक है सर। और रेणु जी मैथिली भाषी क्षेत्र से हैं, पूर्णिया से। नागार्जुन साक्षात मिथिलांचल से हैं, मधुबनी के तरौनी से। राजकमल जी भी मिथिलांचल से हैं। वह उस लेखक का परिवेश कहीं ना कहीं झांक जाता है, जिस मिट्टी से वो आया है वो झांकता है। तो ये उसमें क्षेत्रीय भाषा का, मैथिली का जादू आप देखेंगे इन उपन्यासों में। अब रेणु जी जब कहते हैं कि सारे गांव में यह खबर आग की तरह, पहली पंक्ति है मैलांचल की, आप याद करेंगे, सारे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरू चथरू को गिरफ्त कर लिया है। वो गिरफ्तार भी नहीं उपयोग करते हैं। तो ऐसा है कि मिलिट्री आकर के लोबिन लाल के कुएं की बाल्टी खोल कर ले गए हैं, और बहरू चथरू को गिरफ्तार कर लिया है। सारे गांव में खबर फैल गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे किसी प्रूफ रीडर को अगर दिया जाए, या ऐसा एक बार ऐसी दुर्घटना हुई भी कि रेणु जी कि इस वाक्य को उसने गिरफ्तार कर लिख दिया, गिरफ्त नहीं लिखा, तो उस उपन्यास की जो शोभा है वो नष्ट हो गई। तो रेणु जी ने कहा कि अरे गिरफ्तार क्यों लिख दिया? बहुत सुंदर, बिल्कुल। उसे गिरफ्त ही रहने में मजा है।
मैंने मिथिला की बात की कि रेणु, नागार्जुन, राजकमल चौधरी एवं दिनकर जी सिमरिया के थे, मैथिली स्पीकिंग एरिया है, उसकी आभा आती है। चंद्रशेखर जी को जब भी मैंने अंग्रेजी में भाषण करते सुना तो लगता था एक भोजपुरिया बोल रहा है। प्रणब बाबू आदरणीय, जब कभी हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रपति बोल रहा है, वो अंग्रेजी बोलते थे तो लगता था बांग्ला भाषी प्रणब बाबू बोल रहे हैं। तो उस मिट्टी की जो खुशबू और आभा है मेरे भाई, वो तो आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का जो दर्द है, क्षेत्रीयता का जो दर्द है, माइग्रेशन का मुद्दा लीजिए। मेरा उपन्यास मैक्लस्कीगंज, जो झारखंड इलाके में वो गांव बसा हुआ है, दुनिया का इकलौता गांव है मैक्लस्कीगंज, उसमें जो आदिवासी मजदूर पलायन करते हैं, तो एक लोकगीत उसमें मैंने दर्ज किया है। कहाँ जाई छिला, कहाँ जाई छिला, असम जाई छिला, दिल्ली जाई छिला, की रे अंबा मंजर कहियो घुरबे की ना। वो आम के मंजर, असम जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, वो आम के मंजर कभी लौटोगे कि नहीं, कभी लौटोगे कि नहीं। अब आप सोचिए कि क्या बिंब है उसमें, वो आम के मंजर। मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। कहता है वो आम के मंजर, क्या दुलार है। वो ये भी जानता है कि शायद ही ये लौट पाएगा, ये जो बंदा जा रहा है ये शायद ही लौट पाएगा। आप मॉरिशस की मिट्टी का सवाल लीजिए। मॉरिशस में जो गिरमिटिया मजदूर गए भोजपुरी क्षेत्र से, वो आज भी जब बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अंचलों से जहां जहां से वो गए थे, सर शिवसागर रामगुलाम जो राष्ट्रपिता है मॉरिशस के, वो बिहार के भोजपुर से गए थे। उनके लड़के डॉक्टर नवीन रामगुलाम, वो भी प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर साहब रामगुलाम तो खैर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बने। अब वहां के लोग जब मिलेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारे उस अंचल का क्या हालचाल है। तो उन क्षेत्रों को लेकर के जहां से माइग्रेशन हुआ है, दरअसल उनके साथ बहुत सारी परेशानियां रही हैं। आर्थिक संकट, जैसा कि आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा है, आर्थिक संकट की वजह से वो माइग्रेशन है। और लेकिन वो मिट्टी याद आती है, उनके दर्द याद आते हैं, उनको झोपड़ी सी याद आती है। तो ये कहना मैं यही चाहूंगा कि क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर ही हिंदी साहित्य टिका हुआ है और हम सब कम्युनिकेट कर पाते हैं उस तरह से। अब किसी भी अब हमारे भाई हरनोद भाई साहब हैं, अब ये हिमाचल के जीवन की, पहाड़ के जीवन का दर्द लिख रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आएंगे आपको कि जिसमें कि वो एक शब्द जो है ना, वो बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें सारे भाव भरे पड़े हैं। हमारे मिथिलांचल में एक शब्द कहा जाता है, जैसे इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, फाइन, वो आपको ठीक है। हिंदी में कहें बूंदा बांदी हो रही है, हमारे मिथिला में इसको कहा जाता है झीसी हो रही है, झीसी पड़ रही है, झीसी पड़ रही। इतना सूक्ष्म वो जो बारिश होती है, वो जब लोग कहेंगे अरे कहाँ है, हमने भाई बारिश हो रही है, अरे झीसी ही तो पड़ रही है, आ जाइए। मतलब आप बहुत नहीं भीगेंगे लेकिन भीगेंगे। तो साहित्य जो झीसी बरसाती है ना, आप भीगेंगे लेकिन परेशान आपको वो नहीं करेगा, आपको भीगता रहेगा अंदर तक। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मित्र जिसको लेकर के जब हम हिंदी में, क्योंकि हिंदी की नैया बहुत बड़ी है। और मैंने एक प्रयोग छोटा सा किया, मैं इस राउंड में मैं आखिरी बात कह रहा हूं। हिंदी वालों को मैं हमेशा हर जगह कहता हूं कि ज्यादा बोलने की बीमारी होती है, मैं भी बोल रहा हूं। एनीवे, तो अंग्रेजी वाले बहुत कम बोलेंगे, एडिटेड बोलेंगे, हिंदी वाले बहकते हैं। खैर, कहानी इधर कहानी, हमारी मनीषा जी इतनी कहानियां लिखती हैं, उपन्यास वगैरह, रंजन भाई हैं। तो मतलब ये है कि ये जो हिंदी की नैया बहुत बड़ी है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कहीं जगह नहीं मिल रही है, हिंदी में आ जाओ सवार हो जाओ, हम ले चलेंगे तुमको अपनी नाव पर, हम तुमको अपनी नाव पर ले चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, नैया पार करेंगे तुम्हारी और इज्जत से करेंगे। तो एक प्रयोग मैंने किया जो मैं कि एक समस्या होती है जो मनीषा जी भी समझती हैं इस बात को, कि रेणु जी जैसे महान लेखक, उन्होंने मैलांचल लिखा, बहुत चर्चित रहा, उर्मिला जी आप सब उसकी बहुत प्रशंसक हैं। लेकिन जब पढ़ती परिकथा की रचना उन्होंने की अपने दूसरे उपन्यास की, बेशक वह उपन्यास बहुत अच्छा है,
लेकिन वह बहुत चल नहीं पाया, मतलब मैला आंचल की ऊंचाई नहीं छू सका। वो पैरेलल हो सकता था तो वो दम था उसमें, लेकिन क्यों? क्योंकि एक ही पूर्णिया अंचल को की कथा को उठाकर उन्होंने प्रति परिकथा भी लिखी और मैला आंचल भी लिखा। तो लोगों ने कहा ये रिपीट है, ये रिपीट है। तो मुझे मेरे मन में एक भावना आई, मैं एक बहुत छोटा सा जीव हूं भैया, मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं स्थल परिवर्तन करें। ग्रेट अंग्रेजी उपन्यासकार राजा राव कहते हैं स्थल पुराण। उन्होंने जब कंठापुर लिखा है तो उनकी भूमिका में देखिएगा, स्थल जब बदलिएगा तो आपको नई भाषा मिलेगी, नया शब्द मिलेगा, है ना, नए पात्र मिलेंगे और नई भंगिमा मिलेगी। जैसे हम जब कहीं जाते हैं तो मेरा कुछ मेरे फिक्स फार्मूले हैं। मैंने गोवा पे उपन्यास लिखा, मैंने जगह छोड़ी, मैंने कहा मैक्लसीगंज झारखंड, गया सुर संधार मेरा उपन्यास बिहार पर है, गया बोध गया के जीवन पर। तीसरा लिखा वर्षावन की रूप कथा जो कर्नाटक के जीवन पर है, जहां मालगुडी रेस की शूटिंग हुई थी, ठीक है। और इस तरह मैंने कहा कि जगहों को बदलो तो क्या होगा, रिपीट का आरोप नहीं लगेगा। तो मैं कहीं जाता हूं तो मैं वहां मुहावरे की एक किताब ढूंढता हूं कि इस इलाके के मुहावरे क्या हैं। तो जब मैं वर्षावन की रूप कथा लिख रहा था कर्नाटका के पृष्ठभूमि पर, तो उसमें मैंने एक लिया, उसमें कई मुहावरे थे। उसमें एक था, आप कुछ भी कर ले डोसा का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। क्या वाह वाह वाह, है ना। तो सच में अब तो खैर डोसा अखिल भारतीय व्यंजन हो गया है, बल्कि विश्व स्तर का व्यंजन हो गया है, कहाँ नहीं मिलता है। तो अब ये कह के एक मुहावरे में आप बहुत सी बात कह जाते हैं। अच्छा, भोजन भी आता है उसमें। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोगों की तरफ में है चूड़ा के गवाही दही, भोजन भी उसमें शामिल है, संगीत भी शामिल है। तो अब आप दूसरा राउंड शुरू करें। नहीं सर, फिर आनंद आ रहा था, आपको सुनने में मजा आ रहा था। और झीसी है ना सर, हल हाँ, तो जैसे जैसे बिहार के मिथिलांचल में झीसी पड़ती है तो उर्मिला जी के मध्य प्रदेश में झड़ी भी लगती है। तो यही भाषा और यही मुहावरे मेरी माँ मैम, दोस्तों वो कुछ भी प्रश्न पूछती थी, कुछ भी बात कहना होता था तो हम छोटे, मेरी 3 बहनें और हम भाई बहन, नहीं बोलने का मूड होता था तो हाँ या नहीं में ऐसे मुंडी हिला देते थे। तो कहती थी कि छटाक भर की जबान नहीं चला सकता, धड़ी भर का मुंडा हिला रहा है। तो और जो भाषा आपने कही कि सर क्षेत्रीय भाषाओं के बिना हिंदी साहित्य नहीं है, क्षेत्रीय भाषाएं हमारी हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही हैं, उसे परिपक्व बना रही हैं, उसे बड़ा कर रही हैं और उसे सम्मान भी दे रही हैं। ये मेरा आप विद्वजनों के सामने थोड़ा सा प्रयास है, मेरा ये मानना है मैम। ये जो आपने अपने उल्लेख में बात कही थी आदिवासियों की और उनकी संस्कृति की, आपने भीलों का उल्लेख किया। इनके कुछ उत्सव होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है मैम, भगोरिया, ठीक कह रहे हैं हम, गलत तो नहीं कह रहे, वो विलुप्त होती जा रही हैं चीजें। क्या आपको लगता है कि आजकल साहित्य में उर्मिला मैम उन चीजों को प्रमुखता नहीं दी जा रही है? साहित्य भी हमारा आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस मंच को या साहित्य आज तक को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय को चुना, क्षेत्रीयता के सवाल को, वो भी भाषा और साहित्य के संदर्भ में, जो बहुत ज्यादा पीछे छूटा जा रहा था और हम लोग प्रायः बात नहीं करते हैं, विमर्शों पर ज्यादा आजकल बातचीत होती है। अभी झा साहब ने बहुत सुंदर बात की कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उनकी शब्द संपदा बहुत ही ज्यादा समृद्ध है और वो हिंदी में आते हैं। जब भी आप कहीं का भी यदि बिहार की बात कर रहे हैं या बुंदेलखंड की बात करेंगे या हिंदी का साहित्य यदि पढ़ेंगे और उस परिवेश विशेष को लेकर जो साहित्य लिखा गया है उसमें बुंदेली भाषा के या ब्रज भाषा के या बघेली के या मालवी भाषा के शब्द बहुत ज्यादा आते हैं और साहित्य उस तरह से नहीं लिखा जा रहा है और बाजारवाद का सब जगह प्रभाव है। बाजारवाद हमारे साहित्य पर भी हावी है और बाकी
शिक्षा जगत में भी हावी है। कौन सी चीज किस तरह से बिकती है और किस तरह से उसकी चर्चा होती है, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। हम भूल ही गए कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी थी, खलिहान में फसल काटते हुए, पानी भरते हुए, कार्तिक का स्नान करते हुए, सखी छेड़ते हुए, चक्की चलाते हुए, हर एक उत्सव में अपने लोक गीतों को, वहाँ की जो स्थानीय जो भाषा बोली है, उसमें वो अपने उद्गार व्यक्त करती थी। तो वो एक जो संगीत का उसमें समावेश होता था, एक लय होती थी, और जो पीड़ा या जो प्रेम और जो स्त्रियों की भाषा, मन के भाव, किसानों के भाव, या बारिश से जो पीड़ा हो रही है, विपदाएं आ रही हैं, वो तमाम तरह की चीजें उस साहित्य में, उस लोक में अभी हैं, मतलब मौजूद हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि इन तमाम तरह की चीजों को, जो हमारी आदिवासियों की या हमारे किसानों की या हमारे ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं, उन जो स्थानीय भाषा है, लोक भाषा है या उपबोलियां हैं, उनको हमें बहुत ही शिद्दत के साथ हमारी नई पीढ़ी के सामने लाना है। क्योंकि नई पीढ़ी के पास बिल्कुल भी ये समझ नहीं है या वो जानना नहीं चाहते इस इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया वाले और बाजार वाले समय में, कि उनके पुरखों की, पूर्वजों की जो जड़ें हैं वो गांव देहात में हैं, वो लोक में हैं। वो जैसे आप कह रहे हैं कि समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, इसी तरह से एक बड़ी भाषा को उसकी उपबोलियां या वहां की जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, वहां के शब्द हैं, ब्यालू, संजाबाती, बाई, दद्दा, मतलब भैया, भौजाई, ये कहाँ है अब? है ही नहीं, सब लुप्त हो गए। भौजाई कितना अच्छा शब्द है, मतलब दद्दा कितना अच्छा शब्द है, बाई कितना अच्छा शब्द है, संबोधन जिसमें आत्मीयता रहती है, जिसमें रागात्मकता रहती है। तो ये तमाम तरह की चीजें आज हमें अपनी युवा पीढ़ी तक लाना है, जो मैं अंग्रेजी की बिल्कुल विरोध में नहीं है, जो अंग्रेजियत के प्रभाव में आकर ये भूल गए हैं कि हिंदी के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा। तो आप सोचिए कि जो स्थानीय भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उनके लिए कितना संघर्ष करने की जरूरत है, या वो किस तरह से लुप्त होती जा रही। तो जैसे एक पेड़ कट जाता, मैंने एक पिक्चर देखी थी जहां पर पूरे उसमें आग लग जाती अंगूर के बेलों में, शायद आपको फिल्म याद हो, लेकिन एक जो बेल रहती है उसमें एक पत्ती रहती है, और वो नायक जाता है और उसको दोबारा ये आशा बनती है कि ये दोबारा मैं पूरे के पूरे बेलों को बड़ा कर लूंगा, दोबारा हरा भरा कर। इसी तरह से अभी भी कुछ लोग हैं जो इन बोलियों के लिए, उपभाषाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं बार बार कॉलेज में रही हूं तो उन आदिवासियों को भी देखती थी, उनका आकर्षण रहता था अंग्रेजी पढ़ना है, तो वो उनके लिए, क्योंकि अपने करियर का सवाल है, अपने भविष्य का सवाल है। तो यहाँ तक कि वो लोग भी, जैसे जंगलों से जानवरों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जगह छीनी जा रही है, पक्षियों से उनके घर छीने जा रहे हैं। आज भोपाल में जगह जगह आप देखते होंगे तेंदुआ है, ये है, वो। इसी तरह से हमने आदिवासियों की या निमाड़ियों की या दूसरे जो लोग हैं, जनजातियां हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनकी बोली, सब कुछ हमने बाजारवाद के हवाले कर दिया। जो आप कह रहे थे ना कि नृत्य हैं, वो केवल एक शो पीस बन के रह गए। असली नृत्य उनके अब केवल उनके ही स्तर पर रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी शब्द हैं, हमारी उपभाषाएं हैं, उनको सामने लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और जो लेखक हैं, एकमात्र लेखक या भाषाविद, भाषा तो विद्वान हो जाता, लेखक ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस पीड़ा को समझता है, इन चीजों को बचाने की कोशिश करता है, और वो उस कोने में जाता है जहां पर की चीजें अंधकार में डूबती जा रही हैं। तो उस अंधकार को दूर करके प्रकाश में उनको लाने की जरूरत है, तभी हम अपनी भाषाओं की अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे और साहित्य में ला पाएंगे। बिल्कुल ठीक मैम। जैसे झासर बाबू, किसी को बड़े प्रेम से बाबू कहा जाता है, उसी तरह बाई, कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी महिला
जान पहचान की हो, सड़क पर चल रही हो, अनजान हो, अगर उसे संबोधित किया जाता है तो बाई कैसी हो, बाई रास्ता दे दो, बाई हट जाओ, बाई लग जाएगा, वो हमारी अहिल्या बाई। तो ये जी इतना सम्मान सूचक है। जैसे बाबू एकदम प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व, स्नेह वाला है, वैसे बाई इतना सम्मान सूचक है मैम। काका, काकी, चाची, चाचा, मामा, मामी, खैर, लेकिन आपने हमारे इस विमर्श को मैम बिल्कुल एक अलग दिशा में मोड़ दिया, और वो दिशा है सर हरनोट सर, पहले तो बाजारवाद और दूसरा युवा पीढ़ी। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि क्या आपकी जो अगली पीढ़ी है, आपके जो शिष्य हैं, क्या वो लिख रहे हैं अपनी भाषा में, या वो भी अंग्रेजियत उन पर हावी हो चुकी है? सर माइक लीजिए सर। आपने बहुत बढ़िया और बड़ा प्रश्न पूछा। सही मायनों में आप देख रहे हैं जो हमारी पीढ़ी है, हम लोग वास्तव में लोक बोलियों के साथ और किताबों और अखबारों के साथ बड़े हुए हैं, और जो नई पीढ़ी है वो निस्संदेह मोबाइल के साथ बड़ी हो रही है। तो ये जो पीढ़ियों का अंतराल है, इसमें जैसे मैं शिमला में बहुत कार्यक्रम करता हूँ, हम बोलियों के लिए भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सचमुच दुख होता है कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी भाषा नहीं जानती। गांव के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो थोड़े से विस्थापन से शहर आ जाते हैं, तो वो अपनी बोलियां नहीं जानती। आप महसूस करते होंगे कि जो हमारी ये लोक बोलियां हैं, इन्हें मैं इस तरह देखता हूं कि जब आप इन बोलियों के बीच बैठते हैं या किसी बुजुर्ग के बीच बैठते हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे आप मतलब एक बच्चा या स्कूल का छात्र किसी 80 साल के बुजुर्ग के सानिध्य में बैठ रहा हो। तो वो एक सीखने का एक वो होता है कि जब हम किसी वृक्ष की छांव में बैठेंगे तो एक बहुत आनंद महसूस करेंगे। तो उसी तरह जो लोक बोलियां हैं, उनकी मिठास, उनका अपनापन, वो इतना गहरा है, इतना है कि अगर आप को वो बोलियां नहीं आ रही है एक गांव से रहते हुए भी, तो मुझे लगता है कि मतलब आपके वो जो उन बोलियों के जो संस्कार है, उन बोलियों की जो लोक भावनाएं हैं, या उन बोलियों के जो संस्कृति है, लोकगीत है, उनसे आप अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उनसे। तो जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी आप देख रहे हैं कि जो हिंदी भाषा भी है वो मतलब कितने प्रकार से बोली जा रही है आज, कि हमारी लिखने की भाषा कुछ है, इंटरनेट की कुछ है। आप फिल्मों में चले जाएं तो अब फिल्मों में एक जो नया ट्रेंड जो वेब सीरीज है, कुछ तो हम देख ही नहीं सकते, उसकी भाषा अलग है। वो भी एक बहुत विडम्बना है कि हिंदी भाषा को किस तरह थोड़ा सा विकृत रूप भी दिया जा रहा है। और आप हिंदी भाषा का संसार आप देखोगे तो आप देखेंगे कि विदेशी शब्द आप एक पैरा कोई भी लिख लो और फिर उसका अध्ययन करो, तो उसमें आपको 4 अगर हिंदी के शब्द मिलेंगे तो 10 शब्द आपको कोई फारसी मिलेंगे, कोई उर्दू के मिलेंगे, कोई संस्कृत के मिलेंगे। तो वो कितनी समृद्ध भाषा है हिंदी हमारी, और बोलियों के शब्द उसमें कितने आते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरी अक्सर जो कहानियां हैं उसमें मैं लोक बोलियों के शब्द इस तरह यूज करता हूं कि ताकि वो लगे ही ना कि ये कोई पहाड़ी शब्द है। मेरा मैं कुछ कहानियों के उदाहरण देता हूं। जैसे मेरी बिल्लियां बतियाती एक कहानी है, और उसमें सबसे पहले मनीषा जी ने उस पे लिखा था, उस कहानी पे एक बहुत बड़ा नोट लिखा था। तो उसमें उन्होंने मुझे आज भी वो कागज वो एक याद है जिसमें उन्होंने कोई 15-20 शब्द लिखे थे कि ये जो पहाड़ी शब्द आपने प्रयोग कर रखे, ये राजस्थानी भी बोले जाते हैं और पंजाब में भी बोले जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप जो लोक बोलियों के शब्द आप देखोगे, या जितनी भी हमारी शायद 22 भाषाएं हैं,
तो उनके अगर आप अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं से वो हम एक दूसरे, हालांकि उनके उच्चारण या उनकी मात्राएं अलग है, लेकिन वो एक परिवार लगता है मुझे उन बोलियों का, एक परिवार। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक तो प्रयास कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम अपने शीर्षक भी कहानियों के उन लोक बोलियों से ही रखते हैं। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, तो उसमें एक दारोश डब एक बहुत बड़ी प्रथा है जो पोलेंड्री से है वो प्रथा। तो मेरी जो तीसरी किताब थी जिससे मुझे लोग जानने लगे, वो दारोश और अन्य कहानियां थी। और दारोश कहानी उसी किन्नौर की संस्कृति पे है। वो दारोश का मतलब होता है जबरन, और जब आप दारोश डब करेंगे तो जबरन विवाह परंपरा वो आ जाती है। तो उसमें वो पूरी संस्कृति है। और एक उपन्यास हिडिम्बे मेरा, जिसमें बहुत लोग के शब्द हैं लेकिन वो लगते नहीं है। तो मुझे आज भी याद है कि कृष्णा सोबती जी ने उपन्यास पढ़ा और वो शिमला आया करती थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं शिमला आई हुई हूं और मुझे मिलो। तो उन्होंने बोला कि ये जो लोग के शब्द है इनको कभी आपने बुलाना मत कहते, क्योंकि आप बचा रहे हो इन बोलियों को। जैसे मैम ने अभी कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोक बोलियों को अपने, भले ही चाहे सरकारी तौर पे बचे या ना बचे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी उसमें कहानियों में, उपन्यासों में उनको बचाएं। अब आप देखो कि घर की एक संस्कृति होती है। घर में जो गांव के घर है उसमें अगर आप चूल्हे के पास जाओगे तो कितनी चीजें होती है कि जिनके आपको हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे, कोई नहीं, आपको वही यूज करने पड़ेंगे, वो नाम, वो उन्हीं का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे लगता है, हालांकि आपको लगता हो ना लगता हो, तो उसमें जैसे जिससे आग जलाते हैं, हाँ, एक फुकरनी है, हाँ, उसमें फिर किसी और बोलेंगे धूड़ू है, जिसमें वो मतलब नहीं, जिसमें दूध छोला जाता है। हाँ, तो मतलब इस तरह की कितनी चीजें आपको वहां मिल जाती है। तो अब ये बहुत जरूरी है हमारे स्कूलों में भी और सरकारों से भी। हालांकि उन्होंने कुछ प्रयास किया है कि भाई लोक बोलियों को महत्व दिया जाए, लेकिन फिर भी उस तरह के जो हमारे संस्कृति विभाग है, संस्कृति मंत्रालय है, उसमें इन बोलियों के लिए एक अलग मंत्रालय ना भी हो, लेकिन एक ऐसे सेंटर्स जरूर होने चाहिए। और फिर एक बहुत पहले एक परंपरा भी होती थी कि राजस्थानी के लोग हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल के बंगाल जा रहे हैं, तो वो सारा तकरीबन खत्म है, क्योंकि उससे हम एक दूसरे की संस्कृति और वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो आप लोक बोलियां तो छोड़िए, हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन वो हिंदी भी ठीक ढंग से उनको वर्णमाला ही पता नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, उससे वो जो भी मशीनों से लिखा जा रहा है वो यूनिकोड उसको कन्वर्ट कर रहा है, सारा कुछ है। उनको पता नहीं है कि लिखते कैसे हैं। उनको वो लिखने का जो सुख है वो नहीं है, उनको जो संवेदनाएं है उसमें वो नहीं है। अब मैं जो एक महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि किस तरह चीजें विकृत होती हैं। आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, पहली तो सबसे बड़ा परामर्श हमारा पर्यावरण का परामर्श है कि पर्यावरण ने जो हमने प्रदूषित किया है प्रकृति को, वो किस तरह उग्र रूप लेके एक विनाश कर रही है, सबने देखा। हाँ, दूसरा जनजातीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं एक मुद्दा 2000 से उठा रहा हूं, क्योंकि आप क्षेत्रीय प्रश्न की बात कर रहे हैं साहित्य में, तो मैं किन्नर का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा इस मंच से उठाना चाहता हूं कि किन्नर शब्द जो है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, जो किन्नौर है वो किन्नर जनजाति है उसमें। हाँ, मतलब ये अलग बात है कि जैसे किन्नर, जब आप सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको यही कहा जाता है कि सच सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू किन्नरा, क्योंकि जैसे महाभारत हो जाता है ना अंग्रेजी में, वैसे किन्नरा ओब्लिक किन्नौरा जनजाति। तो 2000 में जब मधुर भंडारकर की फिल्म रिलीज हुई दुनिया में, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मेरे साथ कुछ किन्नर है सारे, तो उससे बवाल हो गया। और सबसे पहले इशू मैंने उठाया था 2000 में कि आप किन्नर शब्द थर्ड जेंडर को कैसे दे सकते हैं। हालांकि थर्ड जेंडर के लिए हमारे मन में बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन आप किन्नर शब्द को आप देखो कि आप पुराणों के पास जाओ, आप वेदों के पास जाओ, आप तुलसीदास जी
का वो मानचित्र वो देख लो कि जिसमें 31 बार उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। आप कालिदास को, संस्कृत को देखो जो किन्नरियों का वो यूज करते हैं, तो आप थर्ड जेंडर को किन्नर शब्द कैसे दे सकते हैं? और अगर हिमाचल प्रदेश का और पहाड़ी प्रदेशों का आप इतिहास देखें हिमाचल का, तो वहां किन्नर और किरात ही वहां रहे हैं लोग। हाँ, अब आप किन्नौर में जाओगे तो सबसे सुंदर लड़कियां किन्नौर की है, जिनको किन्नरियां बोलते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप उनको खुद देखोगे कि ये मतलब कितनी सुंदर लड़कियां हैं और कैसी वेशभूषा है उनकी। अब दूसरी बात यह है कि हालांकि मेरे रिक्वेस्ट पे ट्रैफिक सिग्नल बैन हो गई थी हिमाचल प्रदेश में, और विधानसभा ने इस मुद्दे को लेके 2 बार निंदा प्रस्ताव पास किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब तो प्रचलन में शब्द है, वो तो आ जाता है, आप गूगल में ढूंढोगे तो एकदम से आ जाएगा थर्ड जेंडर उसमें अगर जाओ, क्योंकि ये विकृतियां हैं सारी। तो आप फिर मेरा प्रश्न है, सबसे होता है मेरा प्रश्न कि मान लो आप किन्नर थर्ड जेंडर को नाम दे रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यान ने जो इतनी चर्चित किताब है उनकी किन्नर देश में, तो वो किस पे लिखी है उन्होंने? किन्नर लोक साहित्य किस पे लिखा गया है ना? और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये मुद्दा उठा तो जेएनयू के 2 छात्र मेरे पास आए और रोए वो मेरे पास कि सर हम बता नहीं पाते किसी को, क्योंकि थोड़ी शर्म महसूस करते थे, तो उन्होंने पीएचडी छोड़ दी, वो किन्नर लोक साहित्य पे काम कर रहे थे। और मतलब कितनी विडंबना है सारी ये, क्योंकि अब पता क्या हुआ, मैं तो खूब लड़ता हूं इस बात को लेके, भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कि आप किन्नर शब्द को थर्ड जेंडर को कैसे कह सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 102 पेज की जो जजमेंट दे रखी है, उसमें कहीं किन्नर शब्द नहीं है, उसमें थर्ड जेंडर उन्होंने यूज किया। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रंथ में, अब विश्व शब्दकोश देख लो, आप जो पुराने हैं, अब तो वैसे ही है जैसे अब अगर गूगल में जाओगे तो कई जगह आ जाता है कि भारत 2013 के बाद आज़ाद हुआ, वैसे ही किन्नर शब्द के भी कई वो मायने आ जाएंगे। तो लेकिन मेरा यही कहना है कि जो हमारे लेखक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप तो लोक बोलियों की बात कर रहे हैं, हम हिंदी में भी मैं माफी चाहूंगा रिसर्च नहीं करते। जैसे मनीषा जी बैठी हुई है, इनके अगर उपन्यास देखो तो कितने रिसर्च, अभी इनका जो महात्रिमाया आया, कितना रिसर्च इन्होंने कर रखा है उसमें। तो हम लोग जो हैं, हमारे को अपना इतिहास संस्कृति बहुत जरूरी है, उसका अध्ययन करना भी। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रचलन में शब्द है, मेरी किन्नर कहानी भी ये 2008 में छपी थी, वो कई पीएचडी में कोट होती हो, क्योंकि करने पड़ती है जो किन्नर। अब किन्नर विमर्श हमारे जो साहित्यकार है वो अब आ गया, शब्द आ गया, और वो धड़ाधड़ उसमें हो रहा है। अब क्या हुआ, किन्नौर में पूरी जनजाति की अस्मिता खतरे में है, और किन्नर कैलाश, आप देखो कि डीसी जो हमारे हैं किन्नौर के, उनको एक ऑर्डर करना पड़ा कि ये किन्नर कैलाश नहीं है, ये किन्नौरा कैलाश है। मतलब कितनी भ्रामक स्थितियां हैं ये सारी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो क्षेत्रीय जो प्रश्न है या जो क्षेत्रीय संस्कृति है, वो भी हम लोग ही ध्यान में रख सकते हैं, उसको हम लोग ही रख सकते हैं। बिल्कुल कि मैं साहित्यकारों से भी जो इस पे काम कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा अगर उस जनजाति की मदद करें तो किन्नर शब्द को उस तरह परिभाषित ना करें। नहीं, ठीक है सर। आप झा सर, हमारी भाषा ही हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, एक नई प्रजाति सर हमारे देश में आ गई है अभी, उसे कहते हैं जेन जी। आपका पाला पड़ा है सर? पढ़ा है यहाँ पर कुछ बताएं, बोलो, तुझे माइक दीजिए। कुछ अपनी भाषा में बेटा बोलना बच्चे। हाँ। स्लैंग्स में सर से कुछ पूछो, बट स्लैंग्स में पूछना सारा। Sir, you're looking very pooky today. आराम से पूछो। अरे एक सेकेंड सर, यू आर लुकिंग वेरी Pooky today. पूकी क्या होता है सर? बताइए जहाँ सर। नहीं पता, आप बताओ। अब मैम से पूछो कुछ बताए। स्लैंग्स। Ma'am, you're such a baddie. We respect you. क्या बोली हो? फिर से बोल बेटा। Ma'am, you're such a baddie. We respect you. यू आर सच ए बैडी, वी रिस्पेक्ट यू। क्या मतलब हुआ? और कोई जेन जी सर से भी पूछेंगे तीनों से? जब नहीं, रुको, कोई और भी है? नहीं, आप ही पूछो बच्चे। सर को भी कुछ कॉम्प्लीमेंट करो। Sir is slaying. सॉरी
Sir is slaying. सर क्या बोल रही है आपको बच्ची? मैम को लग रहा है ये कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रही हो, अच्छी no, बात no, बोल ma'am. बैडी बोली वो, बैडी। Ma'am, when we call someone baddie, we are meaning ki we respect you a lot. You are in whatever field you are the topmost person in that field. Okay, you're very knowledgeable. What you do for the world, we are Thank respecting God. it. We are looking Thank at God. it. And we want that other person, people should follow you. बट इनकी सर अलग भाषा है, ये इन लोगों ने अलग भाषा बना ली है सर अपनी, हाँ, जो बिल्कुल हम लोगों को आज समझ में नहीं है। पत्रकारिता में भी कुछ कुछ आए हैं जो आप सब परिचित होंगे। आज हमारे संजय भाई बता रहे थे कि भाई कहाँ हो तो, नहीं आज गमला, आज क्या गमला पोस्टिंग हमारी हुई। ये रिपोर्टर से सर। तो मैं भी 40 साल से जर्नलिज्म में, हमारे रंजन भाई 40 वर्ष से, हमने कहा भाई गमला पोस्टिंग क्या है रिपोर्टर की? तो नहीं, मतलब एक जगह है रुक के ये वॉच करना कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। वो जो बीरबल को जो कहा गया, बादशाह ने कहा था कि तुम लहरें गिनना, मतलब वो गमला पोस्टिंग वही है। तो सर हम आपसे समझना ये चाह रहे हैं हाँ। कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हाँ। अब ये जेनजी तो देख लीजिए, हाँ। इन्होंने तो अपनी नई भाषा इजाद कर ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल कर ली है, और बहुत सर देख रहे हैं आप सर, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में, मतलब हाँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 143, बताइए क्या है, आप तो जानते ही होंगे, तो बहुत पुराना हो चुका है। हाँ, लेकिन इनकी भाषा देख रहे हैं ना सर। 143 बीच में 143, मतलब 1 मने आई, 4 मने लव, 3 मने YOUU, तो आपको आई लव यू कहने की जरूरत नहीं है, 143 कह दीजिए। तो बड़े मजे लिए 143 के हम लोगों ने। तो इलू इलू भी आया था सर। इलू इलू भी आया था। इलू इलू जानते हो आप हाँ, लोग हाँ। बच्चों, जेनजी नहीं, हम लोग तो जानते हैं सर। ये लोग तो तुम बच्चों जानते हो इलू इलू क्या होता है? आई लव यू। तो ऐसा है कि भाई ये लोग स्वयं भाषा विज्ञानी बन गए हैं, मतलब इन लोगों हाँ का सर। जवाब नहीं है कि वक्त नहीं है यार, थोड़े में बोलो 143, लड़का बोला 143, तो ओके थैंक यू, सेम हेयर, निकल। तो अब उतनी लंबी वो जो प्रेम निवेदन है कि तेरा मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, कि उतना लंबा नहीं जाना है, 143 बोल देना है, बात खत्म। अब चलिए आगे बढ़िए, कुछ डायलॉग बताइए। तो ये जो हमारे महान भाषा विज्ञानी हैं, ये बाजारवादी युग में इन लोगों ने भाषा को कितना क्रिस्प किया जाए, कितना उसको छोटा किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जब हमारे पिताजी थे या उनका जनरेशन था, या हमारे दादाजी थे उनका जनरेशन था, तो पिताजी की बातों से हरदम हम लोग 36 में रहते थे, एकदम पैदाइशी क्रांतिकारी की। अरे पिताजी हमेशा प्रवचन देते रहते हैं, मतलब अब ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। आज जब अपने पिता की उम्र में आया हूं तो मुझे लगता है पिताजी सही कहते थे। तो ये जो नया जनरेशन है, जो अभी जो बता रही हैं, ये वर्ड्स बता रही हैं, या मैंने 143 कहा, जो भी वो नए जनरेशन से ही सुना था मैंने, मेरे जमाने का वो नहीं था। तो धीरे धीरे जो अपने पिता की उम्र में, अपनी माँ की उम्र में आएंगे ना, तो सोचेंगे कि पिताजी का रास्ता ठीक था, वो ठीक ही कहते थे। इसलिए मैं नई पीढ़ी से बहुत आशा करता हूँ भाषा को लेकर के, और क्षेत्रीयता के संदर्भ में भी। मैं जैसे हमारी बेटी अब मैथिली में जब वो हिंदी बोलती है, पराठे अंग्रेजी बोलती है, और कभी कभी जो है ना वो ऐसा टिपिकल मैथिली वर्ड बोलती है, तो क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं वो दर्ज हो गया है। अव्वल बात यह है, कंक्लूडिंग अभी राउंड चल रहा है, मेरी पत्नी मुझको बहुत विद्वान समझती हैं, और तब वो इसलिए कि जब कभी मैं हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश से तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश से जब मैं जूझ रहा होता हूं, तो मुझे कहती है हैरान होकर, आपको अभी भी डिक्शनरी देखनी होती है। मैंने कहा भाई तो डिक्शनरी नहीं देखे? बोले वो सोचती है कि जो आदमी किताबें इतनी लिख चुका है तो वो तो विद्वान हो चुका होगा, उसको डिक्शनरी क्या पलटनी। तो मैंने कहा भैया वो तो जिंदगी भर हमें देखनी है। और दादा मैं आपको बताऊं, अभी भी हिंदी शब्दकोश, भाई साहब हमारे बड़े पुरोधा है उड़ीसा साहित्य और संस्कृति के, कि
अभी भी जब डिक्शनरी की दुनिया में लौटते हैं और शब्दों का जो विराट जंगल है, लगता है कि हिंदी के बहुत सारे ओरिजिनल शब्दों को हम लोग यूज ही नहीं कर पाए हैं। शायद एक आना दो आना यूज किए हों, बहुत से ऐसे शब्द और सटीक शब्द, लेकिन हम लोग छोड़े हुए हैं उसको, क्योंकि हम तो कहते हैं रामायण गीता की तरह शब्दकोश को रोज एक बार पलट लेना चाहिए। आपको एक नया शब्द मित्र बनेगा और आपको दुख होगा कि ये बेचारा तो पड़ा रह गया जिंदगी भर, हम लोग उपयोग ही नहीं किए इनका। अब इसलिए शब्दकोश का अध्ययन मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा, हिंदी अंग्रेजी सब में पलटिए उसको, कुछ ना कुछ ज्ञान, नया शब्द मिलेगा, वो मित्र बनेगा और आपको लगेगा आपने अचीवमेंट किया है। मैं एक दिन मैक्लस्कीगंज जब मैं कर रहा था तो मुझे एंग्लो इंडियन डिक्शनरी मिली एक दिन, एक लाइब्रेरी में, पुरानी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो मैंने पलटा तो पलटते जेड वाले इसमें मैंने देखा ज़िरात, ZIRRAT। अच्छा, एंग्लो इंडियंस के बहुत सारे शब्द तो अपने देश के थे, अरबी शब्द, फारसी शब्द वगैरह वगैरह। तो मैं चौंका कि मेरे गांव में एक भूखंड है जो जिरात कहलाता है, खेत है हमारा, पुश्तैनी खेत है। तो हम लोग जिरात कहते आए, लेकिन उसका मीनिंग जिंदगी में कभी नहीं समझ पाए कि ये जिरात होता क्या है। उसमें लिखा था सेल्फ एरिगेटेड लैंड, यानी ऐसा भूखंड, ऐसा खेत जिसको कि वो इरिगेशन, अपने इरिगेशन का इंतजाम खुद कर लेता है। तो मैंने याद किया कि सच में उस जिरात वाले खेत में बगल से रत्नावती नदी बहती है हमारे गांव में, तो वो तो पूरे उसको सिंचाई उसकी कर देती है, उसके लिए अलग से जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। तो मैंने अपने चाचा को फोन किया, मुझे लगा जैसे मुझे कौन बनेगा करोड़पति में एक इनाम करोड़ का मिल गया। मैंने कहा चाचा ये इस शब्द का मीनिंग जानते हैं? बोले नहीं, हमारे बाबा के जमाने से, पुरखों के जमाने से लोग कह रहे हैं। मैंने कहा इसका मीनिंग ये होता है क्या? सबसे बड़ी चीज है उत्सुकता, और वो उत्सुकता अगर बच्चों वाली उत्सुकता आप में रहेगी तो आप नित रही भाषा। आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो क्षेत्रीय जो बंटवारा है, जैसे आप सुनेंगे कि मराठी लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, कर्नाटक में कहते हैं नहीं हिंदी हम नहीं बोलने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ा क्षेत्रीयता का जो लोक बंधन है वह आप करें। जैसे कि मैंने वर्षावन की रूप कथा मैंने बहुत ही जान के उसको किया कि कर्नाटक के गांव की कहानी जो रेन फॉरेस्ट में है, हिंदी में ओरिजिनल लिखूं ताकि कन्नड़ लोग कहें कि एक ओरिजिनल हिंदी ऑथर आके यहां पे उपन्यास ले गया है। फिर गोवा पे अभी तक हिंदी में और मतलब बृहद रूप में कभी नहीं कोई नॉवेल लिखा गया। मैं अपना ये नहीं मैं पब्लिसिटी में कर रहा हूं, मैं आपको बात कह रहा हूं कि मैंने गोवा के जीवन पर एक बड़ा सा उपन्यास किया, राजा मोमो और पीली बुलबुल, कि लोग गोवा के बारे में जाने। अब हुआ क्या, जब मैं पांजिम गया और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मारियो मिरांडा साहब से मिलूं। आप सब जानते हैं कितने बड़े कार्टूनिस्ट थे मारियो मिरांडा। उनको मैंने परिचय दिया कि मैं एक हिंदी लेखक उपन्यासकार हूं। तो उन्होंने कहा तुम हिंदी में गोवा पर क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा सर आपने मेरा लिखा कुछ पढ़ा है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे भरोसे से डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम हिंदी में लिखो, कैसा भी लिखोगे। असल में मैं तुमसे हिंदी में इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गोवा की छवि हिंदी पट्टी में बहुत खराब है। वो ऐश अय्यासी और मस्ती का प्रांत माना जाता है, जो कि सच नहीं है। गोवा गांव का प्रांत है, भले ही देश का वह सबसे छोटा और मात्र 2 जिलों से बना हुआ प्रांत है, लेकिन उसकी छवि बहुत खराब है हिंदी बेल्ट में। अरे वहां तो सी बीच पे जाके धूप सेकेंगे और शराब पिएंगे और ये। तो उन्होंने कहा ये दायित्व मैं तुमको। तो मैंने कई कार्यक्रमों में मैं कहता हूं कि मैं हिंदी में भारत का लेखक होना चाहता हूं, मैं हिंदी में, क्योंकि वो क्षेत्रीयता का जो मेल है, मेल बंधन, वह ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया। और उसमें जानबूझ के मैं कहीं कहीं एक आध लाइन कन्नड़ डायलॉग, कहीं कहीं कोंकणी डायलॉग जैसे गोवा के उपन्यास में, और फुट नोट में उसका मीनिंग लिख देता हूं कि चलो कम से कम इतना वाक्य भी तो उनको याद रह जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। मैम अंतिम 3 मिनट है, 1-1 मिनट आप तीनों को, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय भाषाओं, हिंदी साहित्य के प्रति कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? प्रोत्साहन का जहां तक सवाल है, जो सर बात कर रहे थे कि एक जिज्ञासा होना चाहिए जानने की, और हम लोगों की पीढ़ी की ये दायित्व बनता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के प्रति, लोक के प्रति, लोक भाषाओं के प्रति आकर्षित करने वाले कुछ प्रोग्राम करें,
उनकी जो भी चीजें हैं उनको सामने लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए, कॉलेज लेवल सुंदर पर मैम। होना चाहिए और साहित्यिक स्तर पर तो मैम। ये आयोजन होना ही चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल। उस भाषा में लिखने वाले लोगों को, युवाओं को आमंत्रित करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो कुछ लिखें। हरनोट सर, ये जेंजी जो आ गए हैं, ये नई भाषा जो बन गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो आपने अभी देख ही लिया कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उनके लिए बस मेरा एक निवेदन है, जो आगे जो हमारी पीढ़ी है, कि वो अपने पास मोबाइल के साथ एक किताब जरूर रखें और उसके साथ, क्योंकि कोई भी बच्चा, मुझे लगता है कि अधिकतर गांव से आते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बुजुर्ग हो तो उस बुजुर्ग के पास बैठ के कुछ लोक बोलियों के शब्द वो जरूर संग्रहित करें और बहुत सीखे सुंदर, उनसे। और बहुत तीसरा, बढ़िया। अपने घर में एक कोना किताबों के लिए जरूर बनाएं, बहुत बढ़िया। हर भाषा के लिए। झा सर, 1 मिनट आपका, और नहीं, उस उससे 1 मिनट में हम ये समझना चाहते हैं सर, ये हमारे बच्चे हिंदी बोलने में शर्माते हैं सर, शर्म आती है, अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, क्यों सर? इनको कुछ सलाह दीजिए। देखिए, वो हिंदी बोले, फ्रेंच बोले, जो भी भाषा इनको जी करे बोले, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, गांव की यात्रा करें, ग्राम दर्शन करें, क्योंकि गांव जाएंगे, बहुत से बच्चों से आप पूछिए, उनको अगर अनाज दिखाइए कि आप गेहूं, धान, मक्का, सब नहीं कुछ, पहचान, सरसों रख दें, वो नहीं पहचानेंगे। नहीं पहचान। मेरा भाजा आया, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो जो वो कुमड़ा होता है, हमारे भाई लोग जानेंगे, कुमड़ा कहते हैं, इसे मुरब्बा बनता है। अच्छा, वो सफेद सा चौकी पे तोड़ के रखा गया था, बोला मामा इतना बड़ा अंडा। तो मैं पहली बात कहता हूं, मैं जब अभी गांव गया था, कई स्कूलों में 15 अगस्त को, बीते 15 अगस्त को मुझे लोगों ने बुलाया, मैंने कहा देखो, तुम लोगों को अगर यह पीड़ा हो कि हम गांव देहात में पढ़ते हैं, तो ये पीड़ा मत रखना है। तुम भाग्यशाली हो कि सेंट जेवियर्स और बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं जान पाते हैं जीवन को, वो पहचान नहीं पाते हैं कि सरसों का पौधा होता है कि पेड़ होता है, अनानास लतर में फलता है कि पेड़ पे फलता है। बिल्कुल सही। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप चाहे दुनिया की जो जबान बोल लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, वो खुद से बोलने लगिएगा। जैसे मैंने कहा ना, पिता की उम्र में आने पे मैं अब सोचने लगा हूं कि पिता ठीक कहते थे, और जब हम जवानी के दिनों में थे तो हमको विरोध रहता था कि पिता ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम क्रांतिकारी थे। तो लेकिन उम्र में आकर के, तो इसलिए मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, मैं आइंस्टाइन को कोट करते हुए, अगर मधुमक्खियां लुप्त हो जाएंगी, मनुष्य 4 महीने में खत्म हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषाएं अगर लुप्त हो जाएंगी, साहित्य 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। शुक्रिया। साहित्य आज तक के मंच पर मित्रों, ये विद्वजन, इतने बड़े बड़े साहित्यकार आज यहाँ पर आए और आप सभी ने हमारे आज तक साहित्य आज तक की गरिमा को बढ़ाया है। इस के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।